जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब हम आपको सिखाएंगे कि चरित्र कुंडली में फलित कैसे करते हैं, क्योंकि आपको गणनाएं सारी हमने बता दी है। दशम लग्न से लेकर के दशम लग्न निकालना, भाव स्पष्ट करना, उसके बाद ग्रह स्पष्ट और भाव स्पष्ट से चरित्र कुंडली बनाना, ये आपको सिखा दिया। और उसके बाद विषुवपक बल यानी विश्व जो बल निकाला जाता है उसका भी एक उदाहरण आपको बता के दिया। उसी तरह आप सभी ग्रहों का निकाल सकते हैं। अब इसका हम फलित कैसे करें। आप जानते हो कि जब तक हम भाव फलित हमको नहीं आता, ये चरित्र का भाव स्पष्ट करना हमको नहीं आता, ग्रहों का बल निकालना नहीं आता, तब तक हम सटीक जानकारी नहीं दे सकते। क्योंकि सटीक जानकारी देने का कारण जो है वो जब तक आप चरित्र कुंडली भाव चरित्र कुंडली बनाना नहीं जानते तब तक आप सटीक जानकारी नहीं दे सकते। आपको पता ही नहीं है कि ग्रह किस भाव में है, अगले भाव में, पिछले भाव में कहाँ वो फल दे रहा है। इसके बाद जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सही रिजल्ट नहीं दे सकते। जैसे कि आरंभ संधि क्या है। अब आपको पता ही नहीं कि आरंभ संधि क्या है। जब आप ग्रह स्पष्ट करते हैं, आप समझ लीजिए आरंभ संधि क्या है कि जब हम ग्रह स्पष्ट करते हैं कि जैसे मान लिया हमने द्वितीय भाव लिया, तो द्वितीय भाव के आरंभ कहाँ से हो गया, 2/16 से प्रारंभ होकर के 9/20-37 तक यहाँ से आरंभ हुआ। इसको कहते हैं विराम संधि। प्रारंभिक संधि जो जहाँ शुरुआत होता है भाव, और विराम संधि जहाँ लास्ट है। इसी तरह तृतीय भाव कहाँ से शुरू होगा, 9/20-37 के बाद और 10-24-57 तक ये तृतीय भाव, यानी इसका ये प्रारंभ, ये फिर कहा जाएगा कि आरंभ संधि ये है, इसकी विराम संधि है तीसरे भाव की। तो इस तरह आपको निकालना है कि ये जो पॉइंट है ये आप समझ लीजिए कि जैसे प्रथम भाव का ये द्वादश भाव की जो संधि है, ये क्या द्वादश भाव की संधि है, ये प्रथम भाव की संधि, ये इसका ये प्रारंभ संधि, इसको कहते हैं आरंभ, ये विराम। द्वितीय भाव के लिए ये आरंभ हो जाएगी, ये विराम संधि हो जाएगी। तृतीय भाव के लिए ये आरंभ संधि और ये विराम संधि हो जाएगी। तो इस तरह आप सबका सभी भाव का आप निकाल सकते हैं कि जो चतुर्थ भाव का है, चतुर्थ भाव में ये आपकी आरंभ संधि हो जाएगी, विराम संधि हो जाएगी। तो इस तरह से आरंभ और विराम संधि हो गई। और इसके बाद बीच में जो ये भाव है, ये भाव संधि, कोई ग्रह अगर भाव संधि में आया तो उसमें भाव संधि में। अब हमें क्या समझना है कि किसी ग्रह का मान, किसी ग्रह का जो आप देख रहे हैं उसका मान आरंभ संधि के ही बराबर है। आरंभ संधि मान लो द्वितीय भाव जैसे 8 क्या है, 8, 16, 17 और 18, इसी के आसपास उसकी 16 की जगह 17 हो जाए, आसी पास में हो तो क्या होगा, वो संधि में चला जाए। कहने मतलब प्रथम भाव की वो संधि में रखा जाएगा। और कोई अगर संधि में जाता है तो उसका बल थोड़ा कम हो जाता है। और गणना के द्वारा आपको बताया था कितना कम हो क्या ज़्यादा होगा, आप गणना कर लीजिएगा। दूसरे विराम संधि में, विराम संधि कौन सी हुई, हर भाव की अगली भाव। जैसे प्रथम भाव की विराम संधि क्या है, 8, 16, 17। कोई ग्रह का मान अगर इस विराम संधि के मान से ज़्यादा हो जाए तो समझ लो वो द्वितीय भाव में चला जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे हमारी विराम संधि, प्रथम भाव की विराम संधि कितना है, 8, 16, 17, 18 और मंगल कितना है, 7, 27, 28। तो कहने मतलब ये है कि इसकी जो प्रथम भाव की जो संधि है, इससे मंगल जो ग्रह का जो स्पष्ट है 8, 27, 18 है, यानी इससे वो ज़्यादा है। इसमें वो द्वितीय भाव में वो चला गया। तो इसका मंगल कहाँ चला गया, द्वितीय भाव में। यानी कोई भी ग्रह का मान अगर वो उसकी संधि से ज़्यादा उसका मान है तो वो अगले भाव में चला जाएगा। अगर उसका मान कम हो जाता है तो पीछे वाले भाव में चला जाएगा। माना किसी ग्रह का मान जो भाव स्पष्ट आपका मान लो, किसी ग्रह का मान जैसे प्रथम भाव में कोई ग्रह हो 7, 29, 7, 18 यहाँ तक है, इससे किसी ग्रह का मान कम है वो प्रारंभ संधि, इसकी प्रारंभिक संधि में वो चला जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाव के अनुसार 7, 29, 17 भाव को कैसे समझेंगे आप कि कोई ग्रह जैसे द्वितीय भाव में है तो 7, 16, 17, 18 के बाद और 9, 3, 27 के मध्य में जो भी ग्रह का भाव, उसका कहते हैं भाव, उससे भाव संधि। इसमें जो भी कोई ग्रह आ जाएगी वो पूर्ण फल देगी। कोई ग्रह संधि में चली गई
यानी ये संधि कैसे जाएगी, 9-3-27 से लेके 9-20-37 तक के बीच में अगर कोई क्रिया है वो संधि में चली गई, तो ये आपको भाव और संधि समझना पहले अनिवार्य है। दूसरा, अब आपको हम समझाते हैं कि ग्रह का भाव गत फल सदा ही भाव चरित से ही करना चाहिए। यानी जो भी हम फलित करते हैं कुंडली का, जैसे भाव का फल है कि भाई प्रथम भाव में सूर्य बैठा है। अब आप ये देखेंगे किसी कुंडली आप चेक करें, किसी कुंडली आपके पास आ गई कि आप कुंडली हमारे पंडित जी देखिए, तो आप क्या करेंगे कि जन्म कुंडली और ये चरित्र कुंडली आपने साथ रख ली। अब किसी ने पूछा भाई सूर्य का फल हमारी कुंडली में क्या है, तो आप क्या देखेंगे, सूर्य यहाँ लग्न में है, वृश्चिक राशि में है, इसको कहते हैं राशि लग्न कुंडली को, राशि कुंडली भी कहते हैं कि सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में लग्न में बैठा हुआ है। लेकिन भाव को इसको क्या कहते हैं, भाव, द्वादश भाव है, इसको हम लग्न नहीं कहेंगे, वैसे नंबर आप नोट डालिएगा, ये केवल ये भाव बताता है। चरित्र कुंडली हमेशा भाव स्पष्ट करती है कि प्रथम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और पूर्ण भाव में बैठा हुआ है, न संधि में, न आगामी संधि में है, न विराम संधि में, वो भाव में ही बैठा हुआ है। जो कोई भी ग्रह भाव में बैठेगी वो पूर्ण फल देगी। और सूर्य का पूर्ण फल मैंने बल भी निकाला हुआ है, सूर्य का विजनसोपक बल था 14.71, यानी ये पूर्ण फल देगा। तो सूर्य का जो भी यहाँ रिजल्ट है, सूर्य क्या है, कर्म का स्वामी है, लग्न में बैठा है, तो ऐसे बच्चे अपने पराक्रम से, अपने कर्म से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। तो इस तरह हम सटीक जानकारी यजमान को दे सकते हैं कि भाई इस बच्चे की जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो ये बच्चा कामयाब हो जाएगा, अपने पराक्रम से, अपने बल से, अपने कर्म से कामयाब हो जाएगा। दूसरा समझ लीजिए कि यहाँ बुध, अब यहाँ बुध की स्थिति, बुध का है द्वितीय भाव में। अब हम कुंडली देखें तो आप कुंडली देख के क्या कहेंगे, बुध क्या है, अष्टमेश है और एकादश का स्वामी। इस कुंडली में एकादश और इसका स्वामी अशुभ है। और लेकिन यहाँ कुंडली में क्या, इसमें क्या है, बुध की स्थिति क्या है कि बुध यहाँ जाकर के संधि में बैठा हुआ है। अब बुध संधि में है, जब इसका हमने विषोपक बल निकाला तो इसमें क्या पता चला कि इसी का जो मध्यम फल दे रहा है, क्या 12 पॉइंट इतना है इसका विषोपक बल है, तो इसका मतलब ये जो यहाँ में फल देगा। देखो पहले फल पे तो देगा नहीं, मैंने बताया था कि अगर कोई ग्रह इस संधि में है तो समझ लो इस संधि आगे आ गया तो इसमें फल देगा, इस संधि में है तो इसका मतलब बुध जो है जाकर के द्वितीय भाव में अपना फल देगा। अगली आगामी में कोई ग्रह आगे चला गया है तो समझो आगामी उसमें फल देगा। कोई ग्रह जिस द्वादश में है, द्वादश की यहाँ संधि में आ जाता तो यहाँ फल दे देता। ये बुध हमारा इस संधि में है, इसका मतलब ये सेकंड हाउस में अपना ही जो भी फल देना चाह रहा है, आगामी उसमें राशि में अपना फल देना चाह रहा है, ये आप समझ लीजिएगा। तो बुध जो है अपने आगामी उसमें चला गया तो यही फल देगा, लेकिन कैसा फल देगा, सामान्य फल दे रहा है, मध्यम फल दे रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल, मंगल क्या है यहाँ आपने देखा कुंडली जब आप देखते हैं क्या कहते हैं, मंगल इसमें लग्नेश है, खष्ट का स्वामी है, धन भाव बैठा हुआ, शुभ है। अब आपने कुंडली देख, चरित्र कुंडली में आप इसका विचार कैसे करेंगे कि अब मंगल की क्या स्थिति इसमें ठीक है, तो मंगल की स्थिति यहाँ ठीक है, मंगल यहाँ पूर्ण फल दे रहा है क्योंकि भाव में बैठा हुआ है। मंगल की स्थिति, मंगल क्या है, मंगल कितने हैं उस पर 8, 27, 8, 8, 27, 8 आप चेक करें कितना हो जाएगा ये, 8, 16, 17 के बाद और 9, 3 के बीच में है। इसका मतलब ये द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल कहाँ बैठा, द्वितीय भाव में। कोई ग्रह भाव में बैठेगी तो पूर्ण फल देगी, इसका मतलब मंगल यहाँ पूर्ण फल दे रहा है। तो इस भाव में जो मंगल का कार्य है वो लग्न के संबंधी है, अष्टम का स्वामी है, तो कि जो मंगल का दशा अंतर्दशा आएगी तो अपने पूर्ण फल को देगा, शुभ फल को देगा। इस चीज को ध्यान रखें। तो सूर्य हो गया, मंगल बुध हो गया, शुक्र और गुरु पराक्रम में बैठे हुए। लेकिन चरित्र कुंडली में स्थिति क्या है, वो तृतीय से द्वितीय भाव में शुक्र आ गया है। अब आप यही ध्यान रखें, अगर यहाँ कुंडली आप देखते तो क्या कहते हैं कि शुक्र जो है भी द्वादश का और रोजगार का स्वामी होकर के पराक्रम में बैठा हुआ है, ये बच्चा पराक्रम से द्वारा अपने करेगा। लेकिन यहाँ कहानी बदल गई, शुक्र ने क्या किया, शुक्र कहाँ गया, द्वितीय भाव में फल दे रहा है। हकीकत में स्थिति क्या है कि शुक्र जो है द्वितीय भाव में दे रहा है, और द्वितीय भाव क्या है,
कुटुंब से। और यहाँ हम क्या कहते हैं, पराक्रम से अपने फल देगा, पराक्रम से अपने सब कुछ कमाएगा। लेकिन यह स्थिति चेंज होगी। क्या है द्वितीय भाव? द्वितीय भाव क्या? वाणी का है। वाणी है, परिवार है, कुटुंब है, उसके द्वारा अपने वाणी से, कुटुंब से, बुद्धि के द्वारा वहाँ करेगा। तो ये ध्यान रखना है, किस भाव में आ गया हो तो उसके द्वारा अपना धनार्जन करेगा। ठीक है, तो ये स्थितियाँ ग्रहों की आ जाती है, इस तरह हम इसका फलित करते हैं। अब ध्यान रखो, जन्म कुंडली के अनुसार हमने इस यहाँ से फल कर दिया तो समझ लो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। चतुर्थ भाव में आप आ जाइए, या चंद्र और केतु हो, चंद्रमा बैठा हुआ है, ग्रहण योग बना हुआ है, आप कहोगे वही ग्रहण योग बना हुआ है, अशुभ फलदायक है। अब आप चरित्र में आ जाए, भाव चरित्र में क्या स्थिति है उनकी, कि दोनों ही ग्रह संधि में है। जब ग्रह संधि में आ जाए तो वो अशुभ फल दे देते हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। अब आपको हम समझा देते हैं कि जो भी ग्रह है अपनी दशांतर दशा में, जो भाव में ग्रह आपके, जैसे सूर्य है, मंगल है, जब भी इनकी दशांतर दशा आएंगी तो उसी जिस भाव में है उस भाव संबंधित अपना ये शुभ फल देंगे, उससे संबंधित ही फल देंगे। ग्रह जितना मध्य के निकट होगा, अब ये ध्यान रखो, जैसे सूर्य है, कोई भी ग्रह जितना अपने मध्य भाव के निकट होगा, यानी कहने मतलब ये है न वो संधि आगामी संधि में हो न विराम संधि में हो, वो अगर भाव के जितने भी निकट होगा उतना उसका प्रभाव अधिक होगा, उस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा। जो ग्रह भाव पर आधारित होते हैं उनका विचार चरित्र कुंडली से ही करना चाहिए। ये चीज़ आपको समझने लायक चीज़ें हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो चौथा पॉइंट है ये आप लोगों को समझना है कि जो योग भाव पर आधारित होते हैं, योग कौन भाव आधारित होते हैं? भाव पर आधारित। जैसे मांगलिक है, मांगलिक को आप लोग जानते हैं, मांगलिक दोष में मांगलिक जब हम योग देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 1, 4, 7, 8, 12 भाव में मंगल हो तो मांगलिक योग होगा, मांगलिक योग होगा। तो ये ध्यान रखो, जैसे जो योग हमारे भाव पर निर्भर है, सभी योग है हमारे, पंच महापुरुष योग है, मांगलिक योग है, ये सभी जो चीज योग हैं किस पर आधारित है? योगों पर निर्मित है। जैसे कि कुंडली पे इस पर नहीं निर्भर है, कहाँ राशि में कहाँ बैठा हो क्या योग है, भाव पर आधारित। जैसे मंगल है, अगर मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में होगा, कहाँ, ये कुंडली चरित्र कुंडली पे आप आ जाइए, कुंडली के 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल है इस कुंडली में तो बच्चा मंगलिक होगा, वो 100% सत्य है। अगर यहाँ पे आपने देख लिया कि 1, 4, 7, 8, 12वें मंगल है तो लोग, पंडित लोग जितने हैं 100% कह देते हैं बच्चा मंगली है। लेकिन हकीकत में उनको ये ज्ञान नहीं है कि इस भाव की वहाँ बात नहीं चल रही, वो उस भाव की बात नहीं, भाव चरित की बात चल रही है वहाँ पे, कि अगर वो भाव ग्रह जो है ये मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा हुआ है तब मांगलिक दोष होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है, माना यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है लग्न में और चलित कुंडली में दूसरे भाव में चला गया तो फिर वो मांगलिक नहीं रह गया, मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा। आप दोबारा समझ लीजिए, मान लो किसी कुंडली में, मान लो यही कुंडली है, अगर मंगल यहाँ बैठ जाए, आपने कुंडली में देखा कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है तो आपने कुंडली देखते कह दी तो बच्चा मंगली है। लेकिन जब चलित कुंडली इसकी बनेगी तो मंगल कहाँ पहुंच गया? सेकंड हाउस में। अगर सेकंड हाउस में चला गया तो मांगलिक नहीं रह गया, मांगलिक दोष उसका समाप्त हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, मांगलिक वो बच्चा है या नहीं है उसका निर्णय आप कैसे करेंगे? उसका निर्णय आप चलित कुंडली के द्वारा ही करेंगे। दूसरा उदाहरण आप समझ लीजिए, मान लिया अब इसी कुंडली को हम ले लें, अगर यहाँ पे मंगल होता, अगर पंच महापुरुष योग में देखें तो मंगल यहाँ बैठ गया, रोचक योग बन गया, मंगल यहाँ बैठ गया। यहाँ बैठते आपने क्या कह दिया, वही मंगल जो है अपनी राशि में केंद्र में बैठा हुआ है, रोचक योग बन गया। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर यही कुंडली में, यही चरित्र कुंडली में अगर मंगल आ जाके सेकंड हाउस में हो गया
तो ये रोचक योग नहीं रह गया, वो रोचक योग आपका समाप्त हो गया। अब दो चीज़ आपने समझ ली, जैसे मंगलिक का हो गया कि मंगल वहाँ बैठा है, मांगलिक दोष बन रहा है, लेकिन यहाँ मंगल दूसरे में चला गया तो मांगलिक दोष खत्म। यहाँ रोचक योग बन रहा है, लेकिन यहाँ मंगल द्वितीय भाव में चला गया तो यहाँ रोचक योग समाप्त। तो ये चीज़ समझना है आपको, सटीक निर्णय जो लेना है वो लेना है चलित भाव चलित कुंडली के द्वारा। तो इसका ज्ञान होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करिए। और जो तो भी आप आज तक मैंने आपको सिखाया कि दशम लग्न है, उसके बाद भाव स्पष्ट करना है, विषोपक निकालना है, चलित कुंडली आप बनाएंगे कैसे, ग्रहों को स्थापित कैसे करेंगे, उसके बाद फलित हमको क्या करना। जब तक आपको ये चीज़ है कि लग्न के द्वारा ही आपने सीधे यहाँ से भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी तो 50% तो आपकी सही होगी, 50% आपकी गलत हो गई। जो ग्रह भाव में रहेगी तो अच्छी है, और कोई ग्रह दाएँ बाएँ हो गई वो आपका ग्रह फल असो सही नहीं होगा। दूसरे जब तक ग्रहों का आपको बल नहीं पता होगा कि वो कैसा बल दे रहा है। जैसे बुद्ध का था कि आपने कुंडली में देखा है यहाँ कि बुद्ध हम अष्टमेश कह करके शुभ कर देते कि शुभ फल दे रहा है, कोई फल नहीं देगा, शुभ ही फल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बुद्ध आपका मध्य फल ही है। सूर्य यहाँ योग कारक है, इस कुंडली में, वृश्चिक कुंडली में योग कारक है, बैठा भी भाव में योग कारक हो। इसी तरह हम सभी ग्रहों की गणना कर सकते हैं कि कौन सी ग्रह शुभ है, कौन अशुभ है और कितनी अशुभ है। इसका ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसी तरह वीडियो हमारी देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें। और ये ध्यान रखें, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करें, हम तो आपको गाइड करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अब एक बार नहीं 10 बार पूछिए, हम बताने को तैयार हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, फलित का आप करना चाहते हैं तो फलित का आधार ही है। जब तक आपको ये इसका ज्ञान नहीं होगा, चरित कुंडली का आधार मालूम नहीं है कि कौन सी ग्रह कहाँ बैठी है, कहाँ क्या फल दे रही है, उसके कितने बल है, कितने विश्व को उसको बल प्राप्त है भाव में, ये चीज़ का आपको ज्ञान नहीं होगा तथा सटीक भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते। क्योंकि आगे जो चीज़ें हैं वो राशि पर आधारित हैं, भाव पर आधारित नहीं है। भाव बल देखना आपको बहुत अनिवार्य है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जोड़ें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।